नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन के टाक गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक अनुसंधान केंद्र पर आज जैविक खेती के निमित्त देश के अंदर जहां पर सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज है वो है सब्जियों की जैविक खेती। ये ज्वलंत मुद्दा इसलिए है कि न केवल हम राजस्थान की बात करें या भारत की, विश्व भर के अंदर जहाँ जहर या रसायन, कृषि रसायन की जो उपयोगिता है वो सब्जियों की खेती में बहुत ज़्यादा है। सब्जी मानव आहार का मुख्य अंग है और मानव आहार के जरिए, सब्जी के जरिए ये कृषि रसायन मानव शरीर के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव छोड़ रहे हैं। जहाँ पर हमारे केंद्र की बात करें तो हम इसको भी मुख्य केंद्र में रखते हुए भिन्न भिन्न सब्जियों के ऊपर हम अपने प्रयोग और कार्य कर रहे हैं। किस तरह जैविक खेती सफल हो सकती है, यहाँ पर मिले अनुभवों और प्रयोगों के परिणाम के अनुरूप हम उन वीडियो को आपके सामने साझा कर रहे हैं। जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, सोची है, समझी पाई है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें पिछले 8-10 वर्षों के अन्य किसानों के अनुभव भी हैं, मेरे भी अनुभव हैं और हमारे साथी भाइयों के अनुभव भी हैं। सब्जियों की जैविक खेती के अंदर हमने तकनीक का पूरा योगदान लिया है, जिसको अंग्रेजी की भाषा में हाईटेक हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं। उसका पूरा योगदान सब्जियों की जैविक खेती के अंदर हमने लिया है, जिसका एक उदाहरण ड्रिप इरिगेशन है, मल्च है, लो टनल है। इस तरह के भिन्न भिन्न प्रयास हमने इसके अंदर किए हैं। अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करें। तो किसान भाइयों, सब्जियों की जैविक खेती करने से पहले आप अपनी भूमि की जांच करवाएं, मिट्टी और पानी की आप जांच करवाएं और वास्तविक जांच करवाएं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बता दूं कि आजकल रिपोर्टों के अंदर 10 किसान रिपोर्ट करवाते हैं, 10 की एक जैसी आती है, जो थोड़ा सा असहज लग रहा है। लेकिन वास्तविक रिपोर्ट आए कि ज़मीन के अंदर जीवांश कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता कितनी है, ज़मीन का पीएच कितना है, ईसी कितनी है, पानी का टीडीएस और ईसी पीएच कितना है। इस सामान्य जानकारियाँ मिलने के बाद में हमें ये पता लगता है कि हमारे खेत की स्थिति क्या है। इन सब के बाद हमारी दूसरी योजना होती है कि हमें किस तरह सब्जियों की खेती करनी है। क्या मेरी सब्ज़ी मंडी में जाएगी, क्या मेरी सब्ज़ी कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जाएगी फैमिली फार्मर के कंसेप्ट के रूप में, या मेरी सब्ज़ी कहीं एक्सपोर्ट होगी। 3 तरह की बातें होती है। इन तीनों तरह की बातों में ध्यान रखते हुए हमारी सब्जी की योजना बनती है। कौन कौन सी सब्जी लगनी है, इसके अनुरूप 3 तरह की बातें हमें हमारी ज़मीन की जांच करवाने के बाद पता चलता है कि इसमें जीवांश और एनपीके इतना है। उसके बाद ये तय करना कि फसल कौन सी लगेगी, उस फसल को कितना पोषण चाहिए, इसकी गणना करने के बाद ये देखना है कि मिट्टी में इतना है, अब अतिरिक्त खाद कितना डालना पड़ेगा। थोड़ा सा कार्य ये टिपिकल है, लेकिन सही तरीके से करते हैं तो जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक या चिंतक या शुभ चिंतक इस बात पे जो नकार रहे हैं कि जैविक खेती से सब्जियों की खेती संभव नहीं है, उससे सामना करने के लिए यदि वैज्ञानिक पद्धति को हम अपनाते हैं कि मिट्टी की जांच के बाद में हम हमारे फसल के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्वों की गणना करते हैं, और उसके बाद तीसरी बात यह तय करनी है कि हमें खाद कौन सा उपयोग ले रहे हैं। यदि हम सामान्य गोबर खेत के अंदर बिना कंपोस्ट के हुआ डाल रहे हैं तो उसके पोषक तत्वों की गणना करनी होगी। यदि हम कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसकी गणना करनी होगी। वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो उसकी गणना करनी होगी। सुपर कंपोस्ट डाल रहे हैं उसकी गणना करनी होगी। इसके अतिरिक्त और कुछ चीज़ डाल रहे हैं उसकी गणना करनी होगी। इन तमाम चीज़ों की गणना करने के बाद में हमें ये पता लगता है कि फसल को इतना चाहिए, ज़मीन में इतना है, खाद में इतना है, इतनी खाद पड़ेगी, तो हम अपने खाद की व्यवस्था कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कि किस तरह हम शुरुआत करें। सर्वप्रथम हमने मिट्टी पानी की जांच के बाद, खाद की व्यवस्था के बाद खेत की तैयारी की बात करी। खेत आपका साफ़ सुथरा हो, समतल हो, संभव हो तो लेजर लेवलिंग जिससे कंप्यूटर से होती है वो करवा लेनी चाहिए। कारण क्या है कि जैविक खेती के अंदर शुरुआत में यदि आपने लेजर लेवलिंग करवा ली तो ठीक है, नहीं तो ज़िंदगी में कभी भी वो लेजर लेवलिंग संभव नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। कारण क्या है कि सारा पोषक तत्व अलग अलग जगहों पर पड़ा है
और जब अपन लेवलिंग करते हैं तो ऊपर के पोषक तत्वों को खींचकर नीचे ले जाया जा सकता है, तो ज़मीन की पूरी रासायनिक और पोषक जो संरचना है वो पूरी बदल जाएगी। तो ध्यान ही रखना है कि यदि लेजर लेवलिंग का यदि इरादा है तो पहले हमें करा लेनी चाहिए। उबड़ खाबड़ ज़मीन जैविक खेती के लिए थोड़ी इसलिए ठीक नहीं है कि पोषक तत्व एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ गड्ढा है वहाँ पर पानी बह के वो पूरे पोषक तत्व वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सावधानी ये रखनी है कि ज़मीन को हमें समतल करा लेनी चाहिए। दूसरी बार कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज भी ज़्यादा पड़ जाते हैं, कई बार कम पड़ जाते हैं, तो ये सब समस्याएं ड्रिप इरिगेशन को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो भी तकलीफ आती है। तो अब बात हमें भूमि समतल करने के बाद उसमें पत्थर वत्थर होते हैं तो उनको भी हमें हटा लेना चाहिए। अंगूठे से बड़ा कचरा है तो उसको हटा लेना चाहिए ताकि दीमक और अन्य समस्याओं की सामना हमारे को ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं भूमि की तैयारी के बाद में फसल के चयन की। यदि प्रथम शुरुआत हमारी है कि हम पहली बार सब्जियों की खेती शुरू कर रहे हैं, पोषक तत्वों की जांच हमें हो चुकी है, तो एक बार कोशिश करें कि उसके अंदर हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद का अर्थ ये है कि आप अभी अप्रैल मई के अंदर इसमें ढैंचे की बुआई कर दो और ढैंचे की बुआई करके 45 से 50 दिन बाद जैसे फूल आए उस ढैंचे को ज़मीन के अंदर दबा दो। इससे कि ज़मीन के अंदर आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता बन जाएगी, भूमि के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी और जितने भी पोषक तत्वों के अलावा ज़मीन के बैक्टीरिया है वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ढैंचा दलहनी फसल है। दलहनी फसल के अंदर बैक्टीरियों का एक विषय होता है। आप यदि ढैंचा नहीं कर पाते हैं तो गंवार कर सकते हैं, गंवार नहीं करे तो अन्य और भी फसल कर सकती है। ढैंचे का अर्थ ये नहीं केवल ढैंचा ही लें, इसमें सातों दान मिक्स कर सकते हैं और भी कोई फसल इसमें मिक्स करते हैं जो ज़मीन के अंदर इसको दबा सकते हैं। ये सब करने के बाद ढैंचे को ज़मीन में दबाने के बाद आप वेस्ट डिकम्पोजर या गोकरपा अमृत या जीवा अमृत जब ज़मीन में दबा दिया उसके बाद 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उसको ज़मीन के अंदर आप स्प्रे कर दो ताकि वो जल्दी से सारा डिकम्पोज हो जाए। अब बात करते हैं हम जैसे ढैंचे को ज़मीन में दबाने के बाद में हमने जो हमारी खाद की गणना की थी, यदि वो वर्मी कंपोस्ट है या सुपर कंपोस्ट है या नेडेव कंपोस्ट है या ट्रेंच कंपोस्ट है, शिवांश खाद है या देसी गोबर है, ये ज़मीन के अंदर हम डालते हैं। 3 सप्ताह पहले डालने का अर्थ ये है जो भी कंपोस्ट खाद है कि यदि देसी गोबर है तो हमें 3 सप्ताह पहले डालना चाहिए ताकि जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है वो आसानी से सरल हो सके। अब हम बात करते हैं ज़मीन में खाद डालने के बाद में हम इससे जैसे हमने ज़मीन के अंदर इसकी जुताई कर दी तो एक बात आती है भूमि उपचार की। वैसे हम भूमि उपचार खाद के साथ भी कर सकते हैं। यदि खाद हमारा स्वयं का हो तो जिस खाद के अंदर हम जिस खाद को खेत में डालने वाले हैं उसी खाद के अंदर हमारे भिन्न भिन्न जो कल्चर है, ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, मेटाराइजियम है। ट्राइकोडर्मा ज़मीन के अंदर भूमि जनित बीमारियों को रोकेगी। स्यूडोमोनास भूमि जनित बीमारियों के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो चीज़ें हैं उनको वो बढ़ाएगी। इसके अलावा मेटाराइजियम दीमक का विनाश करेगी। पैसिलोमाइसिस जो जीवाणु है वो आपका पैसिलोमाइसिस जो है वो ज़मीन के अंदर सूत्रकृमियों का विनाश करेगी। इसी के अलावा अलग अलग जो जितने भी जो जैव कल्चर है उनको आप खाद के साथ डाल सकते हो। संभव नहीं है ये तो उसमें यह है कि 2 किलो प्रति एकड़ की मात्रा से सारे कल्चर ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, मेटाराइजियम, पैसिलोमाइसिस लिनेंसिस इत्यादि ये जो कल्चर हैं 2 किलो प्रति एकड़ की दर से आप अपने खेत के जो खेत में हमें डालने हैं। तो भूमि उपचार के लिए इसको हमें ये करना है कि हमारे खेत में 100 किलो जैसे 1 एकड़ के अंदर आप यूरिया छिड़कते हैं तो जिस तरह यूरिया छिड़कते हैं वैसे ही हमें इस वर्मी कंपोस्ट के अंदर इन कल्चरों को संवर्धन करके ये वर्मी कंपोस्ट 100 किलो सुपर कंपोस्ट 100 किलो या जो भी खाद आपके पास उपलब्ध हो उसको अपन इसके अंदर मिला के छिड़कना है। करना क्या है कि ये सारे कल्चर इसकी खाद का अपना जो ढेर बना के कंपोस्ट खाद का ढेर बना के इसके अंदर इसको हम खाली कर देते हैं। अब 2-2 किलो कल्चर डालने के बाद में इसमें हल्की सी पानी की छिड़काव कर देते हैं और बोरियां ढक देते हैं। अच्छा रिजल्ट 15 दिन में आता है, लेकिन समय कम हो तो आप 48 घंटे बाद में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हुई थी बात हमारे खेत के अंदर खाद के बाद अंतिम जुताई से पहले भूमि उपचार की। जैविक पद्धति से भूमि उपचार करने के बाद में हम जुताई करके हमारे खेत को एकदम अच्छा सा तैयार कर लेते हैं। बड़े ढेले काम के नहीं हैं। ढेलों को फोड़ने के लिए प्रथम बार आप रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं, उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यदि हमारे खेत में ड्रिप लगी हुई है तो ड्रिप के लिए हमारे को बेड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मेरे फोटो के पीछे भी आप देख रहे हैं कि बेड लगी हुई है। तो बेड बनाने के लिए
इसका पूरा सिस्टम है कि हम जब ड्रिप की बात करते हैं तो 60 से 65 मीटर की लेंथ में ड्रिप का अपना एक दायरा होता है। 65 मीटर के बाद पानी का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि आप 65 मीटर से ज़्यादा, 60 मीटर से ज़्यादा बेड आप ना बनाएं। बेड की साइज़ ये है कि आप 1 मीटर से ज़्यादा चौड़ी बेड नहीं बनाएं, 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंची बेड नहीं बनाएं। इससे आप बेड की चौड़ाई आप कम कर सकते हैं, ऊंचाई आप कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अपन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब बेड बनने के बाद में हमने इसके अंदर फिर अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्रिप बिछानी है तो हम ड्रिप बिछा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात ये थी जो बीच में छूट रही है कि हम इसमें भिन्न भिन्न तरह की खलियों का उपयोग भी करते हैं। जहाँ मैंने भूमि उपचार और खाद डालने के बीच में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीम की खली, करंज की खली, महुए की खली, सरसों की खली, ये हम डाल सकते हैं। 100 किलो प्रति एकड़ की दर से हम खलियों का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने खाद की बात करी है तो खाद जितना अच्छा होगा खेत में उतनी उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा आएगा। अब आपके ज़मीन का जो जीवांश जो है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, यदि 0.5 से ऊपर है तो आप कम से कम 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खाद का उपयोग करें। वैज्ञानिक 5 टन प्रति हेक्टर की रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन हमारे प्रयोगों के अनुरूप इसका परिणाम बिल्कुल ठीक नहीं मिल रहा है। तो 5 टन नहीं, कम से कम 15 टन आप देसी कंपोस्ट खाद खेत के अंदर डालें ताकि आपका उत्पादन कम नहीं है। आप इस प्रोडक्शन को, जो आपकी खाद की उपलब्धता यदि अच्छी है तो 15 से आप 25 भी ले जा सकते हैं। खेत पर कोई भी इसका विपरीत प्रभाव अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जितना अच्छा खाद होगा उतनी ज़्यादा फसल होगी, जितनी अच्छी फसल होगी उतना ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो जहाँ पर भी वैज्ञानिक इस बात के लिए असहमति देते हैं कि जैविक से उत्पादन कम होता, उसके पीछे का कारण ये है कि उसमें पोषण का जो प्रबंधन है वो ठीक से नहीं होता है। यदि पोषण प्रबंधन का विषय अच्छे से फॉलो कर लें, अपनाएं, तो कोई तकलीफ नहीं आती है। 15 क्विंटल खाद की बात हुई, 1 क्विंटल खली की बात आई, जहाँ पे भी 1 एकड़ के अंदर आप कोई भी सरसों, महुआ, नीम, करंज, इनकी खली का उपयोग आप कर सकते हैं। नीम की खली से भूमि जनित कीटों का सामना करने में थोड़ी हमारे को सरलता मिलती है और अन्य उसके अंदर टॉक्सिन भी पाए जाते हैं जो खेती के अंदर लाभदायक होते हैं। भूमि की तैयारी के बाद में अब हम बात करते हैं इसके अंदर ड्रिप, मल्च की और ड्रिप की। जस्ट हमारा बेड पूरी कंप्लीट तैयार होने के बाद बेड थोड़ी सीधी हो, खेत की संरचना और रचना थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसके बाद हम ड्रिप बिछा देते हैं। ड्रिप के बीच में अब हमें कौन सी फसल लगानी, इसके अनुसार हमारी रचना होनी चाहिए। कंद वर्गियों की अलग ड्रिप लगेगी, आपके जो पत्तेदार सब्जियों की ड्रिप आपकी अलग लगेगी, बेल वालों की ड्रिप अलग लगेगी, ड्रिप एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी अलग होगी। ये सब गणना हमारी फसल की संरचना के ऊपर तय करनी है कि कौन सी फसल हम लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे क्या लगानी है, क्या हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम सब्जियों की खेती करते हैं, जहाँ बुआई की बात आती है, तो हमारे को यदि डायरेक्ट बुआई करनी है बीजों से तो बीज को उपचार करके लगाएं। बीज उपचार की सामान्य सहज गणित ये है कि हम फसल के अंदर बीज को जब लगाते हैं तो अभी सब्जियों की खेती के अंदर जहाँ पे बीजों की बात आती है तो काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हम हाइब्रिड लें या देसी। तो मैं जहाँ पे जैविक खेती की बात कर रहा हूँ तो देसी बीज को ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जहाँ पे बुआई से बाज़ार तक की खेत आधारित व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें स्वयं का बीज हो, स्वयं की खाद हो, स्वयं की दवाई हो, स्वयं का मार्केट हो, इस तरह की सिद्धांत का हमें पालन करना पड़ता है। लेकिन ऐसी शुरुआती दौर के अंदर आम किसान के पास देसी बीज की उपलब्धता नहीं होती है तो वो हाइब्रिड भी काम में ले सकता है, इसमें वह कहीं कट्टरवाद का वो शिकार न बने। दूसरी बात है, देसी बीज यदि उसके पास हो तो उसमें भी उसको आकलन करना होगा कि वो किस किस्म का है, किस समय का है, क्योंकि सब्जियों की खेती में समय का बड़ा रोल है। जैसे कि आप गोभी की सब्ज़ी लगा रहे हैं, हर 1 महीने बाद वैरायटी का परिवर्तन करना बड़ा अति आवश्यक होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यदि हम देसी किस्म लगा रहे हैं तो ये वैरायटी कब लगेगी, ये कब फलित होगी, कब इसमें फूल आएगा, कहीं इस तरह का नुकसान न हो जाए हमारे खेत के अंदर कि वो वैरायटी लगने वाली नवंबर में थी, लगा दी अक्टूबर में, तो उसका अच्छा उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। ध्यान ये रखना है कि हम जब बीज का चयन करते हैं, देसी बीज हो चाहे हाइब्रिड हो, जब हम हाइब्रिड बीज लेके आते हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि अभी जितनी भी कंपनियाँ हैं वो रसायनों से उपचार करके बीज देती है। तो रसायनों से उपचारित बीज जैविक खेती के अंदर
किस तरह उपयोग ले सकते हैं, तो साफ पानी से आप उसको धो सकते हैं। अब साफ पानी पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर इसको धो के 10 मिनट गौमूत्र से डुबोने के बाद आप फिर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर के घोल बना के इसमें से आप उपचारित कर सकते हैं। फिर जब हम पौध की बात करते हैं तो पौधे को आप एजोटोबैक्टर से आप ट्रीट करके पौधों को लगा सकते हैं। लगाने की विधि की जहाँ पे भी बात करते हैं, सब्जियों की खेती के अंदर कई बार काश्तकार भाई उसकी दूरी को आप पालना नहीं करते हैं कि आधा फीट पे भी सब्जी लगा देते हैं, 1 फीट पे भी सब्जी लगा देते हैं। तो यदि अत्यधिक दूरी होगी तो पौधे को फैलने में भी आसानी रहती है, सूर्य की सीधी किरणें पौधे को मिल जाती है, रोग और कीट की अव्यवस्था भी ठीक हो जाती है। अब जहाँ पे भी हम बात करते हैं कैसे लगाने हैं, तो जिग जैग मेथड से लगाना होता है। एक गड्ढे के सामने दूसरा गड्ढा मल्च में नहीं हो, मल्च नहीं हो तो भी पौधे के सामने पौधा नहीं हो, पौधे के तिरछा पौधा हो, ताकि इस तरह से तिरछा पौधा होगा तो पौधे को आपस में जड़ें भी फैलने में आसानी रहेगी और पौधे के तने भी फैलने में आसानी से वृद्धि करेंगे। ये जिग जैग मेथड से अपन पौधे लगाते हैं तो थोड़ा इसमें फैलने में उनको आसानी रहती है। पौधे लगने के बाद में अब हमें ये तय करना है कि पौधे किस तरह लगे हैं, और अब ये पत्तेदार सब्जियां हैं तो इसकी अपन लाइनिंग बना के, जैसे एक बेड के ऊपर हमने 10 लाइन बना दी हाथ से और उसके ऊपर बीज को बुरकाव कर दिया और अभी हमने काम शुरू कर दिया। अब बात आते हैं मल्च के अंदर बायो मल्च की। तो अधिकतम जैविक किसान, प्रगतिशील किसान और अन्य वैज्ञानिक जैविक बायो मल्च पर काम करते हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानियाँ बायो मल्च में हमें ध्यान में रखनी होती है कि बायो मल्च से कई बार जो कीटों की वृद्धि हो जाती है वो किस तरह होती है उसका भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो सारा जो कीट है वो हमारी जो अपशिष्ट है उसके नीचे जाके छिप जाता है। तो बायो मल्च की सावधानी है कि इस तरह की समस्या का सामना करना होता है तो आप पहले से सावधान होकर इस कार्य को करें। अब हम जैसे ही 5-7 दिन की हमारी फसल होती है तो इसमें 7 अनन्य विकल्प हमें अपनाने होते हैं, जिसमें पर्यावरण मित्र तकनीकों का भी समावेश करना होता है। वो किस तरह करना है, इसमें ये ध्यान रखें कि हमारी फसल में रस चूसक कीड़े भी लगते हैं, फल छेदक कीड़े भी लगते हैं, तो इनके फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, स्टिकी कार्ड, ये भिन्न भिन्न चीज़ें हमारे को खेत में निरंतर लगाई हुई रखनी चाहिए। फेरोमोन ट्रैप के ल्यूर बदलने चाहिए, स्टिकी कार्ड का ग्लू बदलना चाहिए और लाइट ट्रैप के अंदर जो पानी नीचे भरा है कीड़ों का उसको हटा देना चाहिए। ये प्रकल्प हमें निरंतर अपनाना चाहिए। अब बात आ रही है कि यदि हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन प्रैक्टिस को अपना रहे हैं या सर्दियों की समय हम अगेती फसल ले रहे हैं तो हमें नॉन वन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो नॉन वन से लो टनल बनानी पड़ेगी और लो टनल बना के हमें सब्जियों को सर्दी से बचाना पड़ेगा, ताकि इसमें अगेती सब्जियां तरबूज है, खरबूज है, टिंडा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें हम मार्केट के अंदर दे सकते हैं ताकि अच्छा मुनाफा कमा सके। अब बात आती है कि 1 महीने बाद में जैसे ही हमारी सब्जियों की फसल 1 महीने की हो जाती है तो हमारा कंपोस्ट खाद प्रति पौध 100 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम का अर्थ ये है कि 1 मुट्ठी खाद प्रति पौध के दायरे के अंदर हम उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि जब वानस्पतिक वृद्धि के लिए, जड़ों की वृद्धि के लिए, फीडर रूट के लिए उसको अच्छा सा माहौल मिल सके, अच्छा खाद्यान्न उसको मिल सके। अब हमने इसके अंदर खाद हमें डाल दिया और 15-20 दिन के बाद में इसका ये ध्यान रखना कि नमी की संतुलन हमें बना के रखना है। अत्यधिक नमी की वजह से रस चूसक कीटों का प्रभाव बढ़ता है, रोग भी बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि चाहे ड्रिप से काम कर रहे हैं, चाहे हम फ्लड से ले रहे हैं, चाहे फव्वारे से ले रहे हैं, हमें इसकी ध्यान में रखनी होगी कि नमी बहुत ज़्यादा नहीं हो। अब बात करते हैं हम 1 महीने बाद में हम भिन्न भिन्न रोग और कीड़ों की। तो जैसे ही 30-40 दिन की अवस्था होती है तो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के कीट आते हैं, जो मैं फसल वाइज इसकी जानकारी अगले जब हमारे जो कार्यक्रम के अंदर, अगले जब चैनल यूट्यूब के प्रोग्राम के अंदर हम आपको देंगे कि किस फसल में कौन सा कीड़ा लगता है, किस तरह उसका नियंत्रण करना है। छोटी छोटी बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि गर्मियों के समय तेज़ गर्मी से इसको बचाना होता है, सर्दियों के टाइम तेज़ सर्दी से बचाना होता है, बारिश के टाइम में खेत में पानी बढ़ जाता है तो इसको बचाना होता है। इन सब योजनाओं को हमें ध्यान में रखना होता है। अब ये सब करने के बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हम पहली बार सब्जी ले रहे हैं तब तक तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब हम इसी स्वरूप को दूसरी बार अपना रहे हैं, इसी रचना को दूसरी बार अपना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जिस खेत में जो सब्जी की फसल ले ली, पत्तेदार लिए, तो अब इस ब्लॉक के अंदर हम पत्तेदार सब्जी नहीं लेंगे। कारण यह है कि हम फसल चक्र को पूरा अपनाएंगे। अब बात करते हैं, मैंने शुरुआत में ये कही कि हमने इसको किस तरह इसका उत्पादन ले रहे हैं, क्या मंडी के लिए ले रहे हैं या हम लोग इसको मार्केट डायरेक्ट कंज्यूमर के पास दे रहे हैं जिसको फैमिली फार्मर कंसेप्ट दे रहे हैं, या फिर हम कहीं एक्सपोर्ट के लिए ले रहे हैं। तो
अब इसकी अकॉर्डिंग इस सिस्टम की रचना हमारे को करनी होती है। यदि आप मंडी के लिए कर रहे हैं तो इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा केंद्र मंडी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मंडी में काश्तकार को उसका मूल्य नहीं मिलता है और मूल्य नहीं मिलने से खेती घाटे का सौदा बनती है। खेती घाटे का सौदा ना बने, खेती किसान को आत्मनिर्भर बनाए, उसके आय को बढ़ाए, ये प्रकल्प हमारा अपना प्रकल्प है। तो मंडी के पक्ष में इसलिए है नहीं। अब हम बात करते हैं फैमिली फार्मर कंसेप्ट के लिए। यदि हम फैमिली फार्मर कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए ध्यान ये रखना होता है कि हम जब फैमिली से, जैसे 25 फैमिली की हमने गारंटी ली कि हम आपको निरंतर सब्जी देंगे, तो इसके लिए हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि 25 फैमिली को वर्ष भर की सब्जी मिले और भिन्न भिन्न तरह की सब्जी मिले। क्यों, मानव आहार के अंदर सब्जियों का भी वर्गीकरण है, पत्तेदार सब्जियां, बेल वाली सब्जियां, फल वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जियां, ये अनन्य सब्जियां उनको मिलनी चाहिए। अब ये वर्ष भर मिले और अलग अलग तरह की सब्जी मिले, तब जाके उसके स्वास्थ्य का हम पालन कर पाएंगे, जैविक सब्जियां दे पाएंगे। इसकी योजना के लिए है कि आप पूरी योजना बनाएं कि हमारे पास कितने कस्टमर, कितने उपभोक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 25 उपभोक्ता है तो 1 एकड़ का प्लान करें। 25 उपभोक्ता 1 एकड़ वर्ष भर सब्जी दे सकते हैं। अब 1 एकड़ के अंदर सब्जी लगी हुई 25 उपभोक्ताओं के घर पर जाएगी, जिनमें 5 से 10 सदस्यों के बीच वो सब्जी दे सकते हैं। गणना में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है, इसके ऊपर आप नहीं आए, ये योजना आप स्वयं बनाएं कि हम कितने उपभोक्ता, कितनी ज़मीन। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये हमारा खेत 3 भागों में बंटा हुआ होना चाहिए। वो किस तरह कि पहले ब्लॉक में हम जब शुरुआत करते हैं तो दूसरा और तीसरा ब्लॉक बिल्कुल खाली रहता है, लेकिन जैसे ही पहले ब्लॉक के अंदर हमारे फूल आ गए और उत्पादन की अवस्था शुरू हो चुकी है तो दूसरे ब्लॉक के अंदर हमारी सब्जियों की बुआई हो जानी चाहिए। भूमि उपचार, खाद, दवाई, कल्चर, नर्सरी, बेड, ये सब कंप्लीट होके एकदम जब हमारा उत्पादन की अवस्था आती है तो दूसरे ब्लॉक में पौधे लग जाने चाहिए, बीज लग जाने चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरे ब्लॉक की। जैसे ही पहले ब्लॉक के अंदर सब्जियां फिनिश हो गई, दूसरे ब्लॉक में फूल आ गए, तो तीसरे ब्लॉक में बुआई शुरू हो जानी चाहिए। उस मौसम में कौन सी सब्जी होगी, इसकी व्यवस्था, इसकी रचना आपको देखनी होगी कि उस किस मौसम में आप क्या कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए, जलवायु को देखते हुए तीसरे ब्लॉक की सब्जी हमारे को लगा देनी चाहिए। अब बात आई, पहला ब्लॉक हमारा खाली 3 महीने तक खाली रहेगा ताकि उसमें पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहेगा। निरंतर हम पोषक एक ही खेत में सब्जी लेते रहेंगे, उसको अपन खाली नहीं छोड़ेंगे तो आगे जाके वो ज़मीन में धीरे धीरे पोषक तत्व खत्म होते जाएंगे। तो हमने थोड़े समय के लिए उसको विराम दिया, वहाँ के जीवाणुओं के लिए, वहाँ केंचुओं के आराम करने के लिए कुछ समय भी चाहिए, तो हम उसको परत खेती के रूप में 2-4 महीने उसको खाली छोड़ देते हैं। अब पहला ब्लॉक हमारा खाली है, दूसरे ब्लॉक के अंदर सब्जी चल रही है, तीसरे ब्लॉक के अंदर हमने बुआई कर दी है। जैसे ही तीसरे ब्लॉक के अंदर हमारा काम, सब्जियां शुरू हो जाएगी, उत्पादन की अवस्था आ जाएगी, पहला ब्लॉक फिर से हमारा चालू। इस तरह का चक्रीय प्रबंधन करते हुए फैमिली फार्मर कंसेप्ट को हम अपना सकते हैं। फैमिली फार्मर कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो हम अलग से देंगे कि किस तरह इसको हम चला सकते हैं। ये हुई हमारी सब्जियों की खेती के अंदर छोटी सी जानकारी। कुछ त्रुटियां भी हैं इसके अंदर जिसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। हम लोग इसमें कौन सा रसायन की आवश्यकता पड़ती है, रसायन का अर्थ यह है कि कई तरह के पोषक तत्वों की यहाँ पर संरचना बनती है, बिगड़ती है, हम उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कई सारे इस विषय के ऊपर प्रयोग किए हैं, हमारे को बता सकते हैं, हम भी उसको अपना सकते हैं। अनन्य किसान भाई भी इस विषय पर काम कर रहे हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। सब्जियों की जैविक खेती करने से पहले 5 सफल किसानों से अवश्य मिलना चाहिए ताकि आपके जितने भी संशय हैं वो दूर हो जाएं। और दूसरा मेरा ये काश्तकार भाइयों से यही कहना है कि तकनीक का पूरा उसके अंदर योगदान रखना चाहिए। तकनीक के बिना सब्जियों की जैविक खेती बिल्कुल अधूरी है, इस बात को गांठ में बांध लेना चाहिए। धन्यवाद।